Hello and welcome. I am Nidhi and today I am going to start Developmental Biology series lecture 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डेवलपमेंट कैसे शुरू होती है और डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, डेवलपमेंट में कितने रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं और उनके कितने टाइप होते हैं। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अभी सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कि जब डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट के साथ साथ क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे एक छोटी सी सेल एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करती है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है दो सेल स्टेज, मतलब ये अभी एम्ब्रियो है। ये कैसे इसको अपनी मॉर्फोजेनेसिस को कंप्लीट करके एक कंप्लीट फॉर्म यानी कि कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि डेवलपमेंट का क्या मोटिव होता है, मतलब वो किस मोटिव पे काम करता है। तो अभी हम देखेंगे कि डेवलपमेंट एकम्प्लिश दो मेजर ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट दो मेजर ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करता है। पहला क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है डेवलपमेंट का? इट जनरेट सेलुलर डाइवर्सिटी, ये सेल की डाइवर्सिटी को जनरेट करता है, ठीक है। और दूसरा है, ये इंश्योर करता है कि उस डाइवर्सिटी की कंटिन्यूटी क्या है, मतलब वो कंटिन्यूसली उतने ही डाइवर्सिफिकेशन में जाए और एक जनरेशन से यानी N to N+1 में ट्रांसफ़र हो। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है हम वो इसीलिए कराते हैं कि वो पता कर सके कि हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उतनी कॉन्टिन्यूटी को और उतनी ही क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि एक जनरेशन में कुछ और बन रहा है, फ्रॉक का डेवलपमेंट हो रहा है, अगले जनरेशन में वो फिश बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट एक फेज़ में चलनी चाहिए। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैसे एक सिंगल सेल जो होती है, कैसे एक सिंगल सेल जो कि फर्टिलाइज्ड सेल होती है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो डिफरेंट सेल टाइप को वो करती है, मॉर्फोजेनेट करती है, मतलब प्रोड्यूस करती है। जैसे कि वो कौन कौन सी सेल्स को बनाती है, जैसे वो मसल सेल्स को बनाती है, न्यूरोनल सेल्स को बनाती है, ब्लड सेल को बनाती है, लिम्फोसाइट्स को बनाती हैं। तो इस तरीके से कैसे कैसे सेल का डेवलपमेंट होता है वो हम देखेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, सेल का डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन जो है वो पहला सेल का है, ठीक है। उसके बाद जब सेल डिफरेंशिएट हो गई तो वो किन पैटर्न पे, क्या वो पैटर्न को फॉलो कर रही है, वो किन पैटर्न पे चल रही है। तो जैसे कि जो हेड है वो हमेशा एंटीरियर साइड में ही रहेगा, ये पैटर्न फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये ऐसे सेल है और उसके बाद इसको बॉडी का फॉर्मेशन करना है, ये बॉडी बन रही है तो यहाँ हाथ की जगह पैर आ जाएं या पैर की जगह हाथ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आंखें, आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ एकदम परफेक्टली एक पैटर्न में होता है और परफेक्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि इस तरीके के डेवलपमेंट को हम डिफाइन करते हैं पैटर्न फॉर्मेशन से। नेक्स्ट, कैसे सेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है एक परफेक्ट बॉडी और शेप बनाने के लिए, कैसे बॉडी का शेप का डेवलपमेंट होता है, ये चीज़, इसी को हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस मतलब मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ये है मॉर्फोलॉजी, अपीयरेंस, एक सेल का क्या होना, ऑर्गेनाइज्ड होना, क्या कहलाता है, मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गन का फॉर्मेशन करना, क्रिएशन करना ऑर्डर्ड फॉर्म में। उसके बाद कैसे सेल डिवाइड होती है, सेल का डिवीजन जो होता है वो कैसे होता है, कैसे का क्वेश्चन ही यही है कि क्या ऐसा है जो ये सब करवाता है, कौन डिटरमाइन करता है कि करेक्ट नंबर में सेल कितने नंबर में डिवाइड करना है। मतलब अगर ये कोई फेस की सेल है, मान लीजिए ये कोई चेहरे की सेल है, उसको आंखें बनानी है, तो ऐसा नहीं है कि एक आंख छोटी बनेगी एक आंख बड़ी बनेगी, करेक्ट ऑर्डर बनेगा आंखों का। ऐसा कभी फेस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये मुंह ऐसे और ये मुंह। जब मेल फॉर्मेशन होता है तब एक साइक्लोपिया कंडीशन आती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लोपिया, जिसमें आंखें जो है
वो पूरे फेस के बीच में आ जाती हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई मॉर्फोजन रिक्वायर होता है ये बनाने के लिए, और उसी की डिफॉर्मेशन की वजह से, उसी में ही प्रॉब्लम की वजह से, उसी में ही लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से ये साइक्लोपिया कंडीशन जनरेट होती है। क्लियर है? चलें, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे जर्म सेल जो होती है वो एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है सेकंड इंफॉर्मेशन से। मतलब जर्म सेल में कैसे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। वैसे तो जर्म सेल का ही काम होता है इंफॉर्मेशन को एक 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 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाना, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस जर्म सेल में ही स्टोर होती है। जर्म सेल स्टोरेज का काम करती है किसके? इंफॉर्मेशन के। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो जर्म सेल में होती है और यही नेक्स्ट में ट्रांसफ़र होती है, जो कि 2n का फॉर्मेशन होती है। 2n मतलब एक मदर से और एक क्रोमोसोम फादर से, सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब आता है। तो इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जिसके मोड हम देख चुके हैं कि किस टाइप से चलता है, किस पैटर्न पे चलता है। अब हाउ सम सेल आर डिवाइड कंटिन्यूसली विदाउट डाइंग। अब कैसे कुछ सेल्स होती हैं सेल में अभी भी, जैसे हम जब हमारी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसके टाइम पे भी कुछ सेल्स ऐसी रहती हैं जो क्या करती हैं, कंटिन्यूसली विदाउट डाइंग डिवाइड करती है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये होती है ICM। तो ICM वाली सेल, और ये हो गई ट्रोफोब्लास्ट। ये जो टेस्ट सेल होती हैं इनको हम स्टेम सेल कहते हैं। इसके अंदर पावर होती है रीजनरेशन की, और ये किसी भी दूसरी सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो रीजनरेशन का टर्म यहीं से आया था, तो ये मैकेनिज्म, ये प्रोसेस रीजनरेशन है। अब कैसे कोई इन्वायरमेंट जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करता है। मतलब अगर हम यहाँ पे हैं तो, या हम कहीं और किसी ऐसे ज्योग्राफिक रीजन में रह रहे हैं, तो कैसे वो हमें इफ़ेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को इन्वायरमेंट कैसे इन्फेक्ट करता है, उसी को कहते हैं हम इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन। कि इन्वायरमेंट अपनी कंडीशन से दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहा है, जिससे जो टर्म एवोल्यूशन में भी बहुत हमने पढ़ा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये सब मॉर्फोलॉजिकल चेंज, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए तो टर्टल जो है, टर्टल की एक स्पीसीज़ है जिसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। मतलब कि सेक्स जो उसका है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा सी में तो उसको में फीमेल या मेल में चेंज आ जाएगा, या टेम्परेचर कम होगा तो मेल और फीमेल में चेंज होगा। तो इस तरीके से कैसे इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है कि क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होना चाहिए, इसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन। उसके बाद चेंज इन डेवलपमेंट क्रिएट न्यू बॉडी फॉर्म। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम डेवलपमेंट में चेंज कर दें, यानी कि ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में अगर हम चेंज कर दें तो उसके बॉडी में चेंज आएगा, और वो चेंज अगर इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेशन हो गई, तो क्या होगा, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होगा। न्यू बॉडी फॉर्मेशन, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन का मतलब इवोल्यूशन इंटीग्रेट हो चुका है और अब धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुका है। क्लियर है? चलें भैया हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हमें किसी और डेवलपमेंट के लिए, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं या हमें इसको पढ़ना है, तो हम उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही परफेक्ट है, हमको इसको चूज़ करना चाहिए कि ये डेवलपमेंटल स्टडी हम इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। क्या क्राइटेरिया है? कैसे उस ऑर्गेनिज्म को हम मॉडल ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और कैसे वो ऑर्गेनिज्म, क्या क्या ऐसी क्राइटेरिया होनी चाहिए या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को एक अच्छा मॉडल बनाएगा। तो सबसे पहली क्वालिटी आती है उसके साइज की, कि ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, स्टोरेबल होना चाहिए। जैसे कि हम माइस को यूज़ करते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उनको स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो एक पिंजरे छोटे से केज में भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है?
तो इसलिए उनका जो साइज होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है उस जनरेशन टाइम, जो भी मॉडल ऑर्गेनिज्म हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसका जनरेशन टाइम कम होना चाहिए, ताकि हमें उसकी ग्रोथ कम ही टाइम में हमें एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिल सके। उसकी ग्रोथ फास्ट हो और कम ही टाइम में हम उसको ऑन मॉनिटर कर सकें। जैसे कि सी एलिगेंस की लाइफ साइकिल 3 दिन तक की होती है और जेब्रा फिश की 3 मंथ की। जेब्रा फिश में हम क्या मॉनिटर करते हैं? रीजनरेशन। रीजनरेशन इसमें अच्छी होती है, हम इसमें रीजनरेशन देखते हैं जेब्रा फिश में। ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो की एक्सेसिबिलिटी, एम्ब्रियो कितना एक्सेसिबल है, कितना वो अपने आप को ओपन करने दे रहा है, कितनी चीज़ें हम उसमें स्टडी कर पा रहे हैं। जैसे कि एक टाइम के बाद एम्ब्रियो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। जैसे अब ये फर्स्ट क्लीवेज हुआ है, फिर ये सेकंड क्लीवेज हुआ है, फिर ये थर्ड क्लीवेज हुआ है, ये फोर्थ क्लीवेज हुआ है, ये फिफ्थ क्लीवेज हुआ है, सिक्स्थ क्लीवेज हुआ है। तो अब इस स्टेज में जब ब्लास्टुला बन चुका है या अब गैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन हो चुका है, जब जब सेल बहुत मूवमेंट शो कर रही है, तो अब हम एक एक सेल को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इस फेज़ में एम्ब्रियो कितना एक्सेसिबल है, कितना एक्सेसिबल नहीं है, ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम उसके किस सेल के स्टेज पर एम्ब्रियो की स्टडी कर सकते हैं। जैसे 16 सेल स्टेज है, 18 है, इस तरीके के जितना भी उसमें वो एक्सेसिबल हो वो देखना पड़ता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो अच्छा ऑर्गेनिज्म है स्टडी करने के लिए। उसके बाद वो कितना फीजिबल है जीनोमिक इंटीग्रेशन के लिए, कि मतलब अगर हम कोई सेल है, अगर हम यहाँ पे ये देखिए जैसे ये है, इस सेल में हम इंटीग्रेशन कराना चाह रहे हैं और हमने इसको फेज से इन्फेक्ट करा दिया कोई पर्टिकुलर डीएनए में, यहाँ पे हम इसको ले आए, इसमें चेंज आ गया। अब चेंज होने के बाद इसको हमने, मान लीजिए हमने उसको किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से टैग कर दिया। टैग करने के बाद वो जो प्रोटीन बनाएगा वो विजिबल होगी, हम उसको यूवी लाइट में देख पाएंगे, तो हम उसकी ऑन स्क्रीन मॉनिटरिंग कर सकेंगे। हम उसको देख सकते हैं कि अब ये सेल कहाँ कहाँ डिवाइड हो रही है। जैसे फॉर मैं इसको अभी समझाती हूँ। से ये देखें, ये ऐसे करके ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है, और मैंने इसमें कोई जीन इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे। तो अब जब नेक्स्ट होगा फर्दर सेल डिवीज़न होगा और मुझे ये इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट हो गई, कोई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, ये ऐसे प्लेन एरिया मान लो इसको, तरीके से थोड़ा सुंदर कम बना है। ठीक है। या कोई फिश ही मान लें, अगर हम इसको कोई फिश मान लें, तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने डाला था वो उसके हाथों के साइड या ये लिम्ब में आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो चीज़ है, यानी कि ये जो चीज़ मतलब ये जो सेल है और इसमें जो प्रोटीन हमने दी है जिसको हमने टैग किया है वो लिम्ब का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? तो इस तरीके से कितनी फीजिबिलिटी होगी जीनोम इंटीग्रेशन की, या जीनोम इंटीग्रेशन से कितनी चीज़ें आएंगी वो हमें पता चल जाएगा। अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म का टाइप क्या है और उसकी फाइलोजेनेटिक पोजीशन क्या है। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो, और वो फाइलोजेनी में कितना मतलब उसकी फाइलोजेनी कितनी आ रही है, मतलब कि ये अगर कितना वो अपने एंसेस्टर से, कितना वो अपने सिबलिंग से रिलेट कर पा रहा है, कि अगर इसमें ये चीज़ें चेंज हम कर दे रहे हैं तो यही चेंज इसमें भी शो होएगा कि नहीं होगा, या डेवलपमेंटली ये एक दूसरे से कितने इवोल्यूशनरी ये कितने रिलेटेड है, ये हमें देखना पड़ता है। कितनी फीजिबिलिटी है उसकी, कितनी उसकी फाइलोजेनेटिक पोजीशन है, कहाँ पे है, और कितना वो एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन करने के लिए ईज़ हो रहा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो ऐसा है नहीं है कि ये इसकी डेथ हो जाए, कोई डाई हम दे रहे हैं उसकी वजह से इसकी डेथ हो जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कितना ज़्यादा वो ईज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट, किस स्टेज तक हम उसको लेके जा रहे हैं, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। कुछ प्लांट हैं जिनकी, कुछ प्लांट्स भी हैं और कुछ एनिमल्स भी हैं जिनका हमें जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक फ्लावरिंग वीड है जिसका नाम है एरेबिडोप्सिस थैलियाना, सी आर्चिन, सी स्क्वायर्ड, फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर,
राउंड वॉर्म, सी एलिगेंस, जेब्रा फिश, डैनियो, रेडियो, अफ्रीकन क्लॉ फ्रॉग जिनोपस लेविस और चिकन गैलस गैलस। माउस है मस मस्कुलस। तो ये जितने ऑर्गेनिज्म हैं ये मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी स्टडी हो चुकी है, इनका जीनोम कंप्लीट हो चुका है, जीनोमिक भी हम देख चुके हैं। और इनमें से कुछ को हम पढ़ेंगे, जैसे सी अर्चिन को पढ़ेंगे, जेब्रा फिश को पढ़ेंगे, राउंड वॉर्म को पढ़ेंगे यानी कि सी एलिगेंस को पढ़ेंगे, चिकन को पढ़ेंगे और जिनोपस लेविस। ये सब हमारे सिलेबस में है। रेबिडोप्सिस थेलियाना ये सब सिलेबस का है। इसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये सब हमें पढ़ना है, ये सब हमें देखना है। ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें अभी मैंने बताया रीजनरेशन टॉप पर है, जैसे सेलेमेंडर, सेलेमेंडर में रीजनरेशन बहुत अच्छे से दिखती है। प्लेनेरिया, फ्लैटवॉर्म, इनमें भी रीजनरेशन बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो इनमें रीजनरेशन की स्टडी हो चुकी है, स्टडी करी जाती है। चलिए अब देख लेते हैं एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो है उसकी लाइफ साइकिल। क्या लाइफ साइकिल है फ्लावरिंग प्लांट की और कैसे वो ग्रो करता है, कैसे में। ये है एरेबिडोप्सिस थेलियाना। ये एक वीड है, वीड प्लांट है। इसके पूरे जीनोम की सिक्वेंसिंग हो चुकी है, हमें इसका पूरा जीनोम पता है। ठीक है। तो जब इसमें ये है प्लांट में क्या लाइफ साइकिल चल रही है, कैसे प्लांट के एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखो, ये जाइगोट है, इसमें दो सेल बनी है, मतलब जो फर्स्ट डिवीज़न है वो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक डिवीजन होगा जिससे दो सेल बनेंगी। अपर हाफ वाली इसको हम कहेंगे एपिकल सेल, लोअर हाफ वाली ये है बेसल सेल। फिर टू सेल स्टेज, उधर भी कट लगेगा, इधर भी कट लगेगा। फोर सेल स्टेज ऊपर भी और नीचे भी, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। फिर ऑक्टेंट और उसके बाद हेक्सागोन और ये सब उसके डर्मेटोजन और ये स्टेज आएंगे। ठीक है। उसके लाइफ में कुछ स्टेजेस भी होती है, जैसे ये ग्लोबुलर स्टेज है, ग्लोबुलर स्टेज से ट्रांजिशन स्टेज और फिर हर्ट स्टेज और ये आपका बहुत सारे स्टेजेस आती है। अब कौन सा पार्ट क्या बनाएगा और कैसे हम को पढ़ेंगे ये भी देखते हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं एरेबिडोप्सिस थैलियाना के फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये। ये है एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे हो रही है, इसके इसके फेज चेक करने हैं आपको, बस फेज देखना है। ये एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है और सीड का मैचुरेशन हो रहा है। ये इंडोस्पर्म है जो अंदर की लेयर है, इंडोस्पर्म है। उसके बाद ये सीड का कोट है, बाहरी लेयर। ये एम्ब्रियो है जो अब क्या ऐसे करके फॉलिकल, ये इसके दो कोटिलोडॉन बनेंगे इस तरीके से। और फिर जब इसको हम ये अंदर ग्रोथ आएगी तो ये पौधे को जब हम ग्रो कराएंगे तो ये इस तरीके का ग्रो शो करेगा। ठीक है। ये इसकी जुबिलाइन फेज है, थैलस जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। उसके बाद ये जुबिलाइन से अपने एडल्ट फेज में आया है, एडल्ट फेज से अपने फ्लोरल ट्रांजिशन फेज में, फिर ये वापस से गैमेटोफिटिक फेज में चला जाएगा। ये इसका कौन सा फेज है, ये स्पोरोफिटिक फेज है, पूरे टाइम स्पोरोफिटिक फेज में ही रहता है। उसके बाद ये अपने गैमेटोफिटिक फेज में जाता है।
अब स्टार्ट कर देते हैं इसकी लाइफ साइकिल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल की लाइफ साइकिल को देखेंगे, अभी हम प्लांट की लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले कलर ले, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल होती है 6 वीक्स की, मतलब 6 हफ्तों में हमें पूरा प्लांट स्पोरोफिटिक फेज से गैमीटोफिटिक फेज में देखने को मिल जाएगा। गैमीटोफिटिक फेज से में देखने को मिल जाएगा। ये 6 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2 फेज हैं, स्पोरोफिटिक फेज यानी कि डिप्लॉयड स्पोर बियरिंग फेज, और गैमीटोफिटिक फेज मतलब हैप्लॉयड गैमीट फेज। हैप्लॉयड में जब फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावरिंग होने के बाद स्टेमेन और कार्पेल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब मेल गैमेटोफिटिक प्लांट और पार्ट और फीमेल गैमेटोफिटिक पार्ट। तो जब ये चीज़ हो जाती है तो वो जो फेज़ होता है वो उसका गैमेटोफिटिक फेज़ होता है। और उसके पहले जब पूरा पौधा ट्विन के फॉर्म में था तो वो उसका स्पोरोफिटिक फेज़ होता है। क्लियर है? अब चलते हैं, इसमें पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन भी बहुत सारे टाइप की है, क्रॉस पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, और भी है, एपोमिक्सिस से बहुत सारे टर्म आते हैं। तो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, हम सिर्फ डेवलपमेंट के पे फोकस कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें जो एम्ब्रियो होता है, मतलब प्लांट्स में मोस्टली अरेबिडोप्सिस थैलियाना का जो एम्ब्रियो है उसमें जो क्लीवेज है वो एसिमेट्रिक क्लीवेज है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है। मतलब ये इस तरीके से एकदम हाफ हाफ में डिवाइड ना हो करके ये कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो और इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, ये ऐसा डिवाइड हो रहा है। तो जो इसका एपिकल पार्ट है, एपिक्स, एपिकल ऊपर का पार्ट, और ये इसका बेसल पार्ट है। तो ये बेसल पार्ट बेस के सारे स्ट्रक्चर बनाएगा। बेस पे क्या होता है, बेस पे क्या देखने को मिलता है, बेस पे हमेशा यही तो बेस है, बेस मतलब ग्राउंड। तो ग्राउंड में क्या मिलेगी, रूट्स मिलेगी, ठीक है। और ऊपर एपेक्स पे क्या मिलेगी, लीफ मिलेगी। तो एपिकल पार्ट एपेक्स पोर्शन पार्ट होता है, यानी कि स्टेम से लेकर के ये पूरा लीफ यही बनाता है, और बेसल पार्ट रूट, रूट का पूरा पोर्शन बेसल वाले सेल से मिलके बनता है, ठीक है। तो डिवीजन इसमें किस तरीके का हो गया, एसिमेट्रिक डिवीजन हो गया। उसके बाद इसमें 4 स्टेजेस मिलती हैं, 4 स्टेजेस मिलती हैं। वो स्टेज क्या है, पहली है ग्लोबुलर स्टेज, दूसरी हार्ट स्टेज, टॉर्पीडो स्टेज और मैच्योर स्टेज। अभी हम देखे ही थे, हमने देखा था कि ये हो गई ग्लोबुलर स्टेज, ये हो गई हार्ट स्टेज, ये हो गई इसकी टॉर्पीडो स्टेज, और ये हो गई मैच्योर स्टेज, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस हैं इनमें जो डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी आई है, दिखा दूँ मैं भी। जो स्टेजेस में डिफरेंट मॉर्फोलॉजी आई है वो सिर्फ इस वजह से आती है कि क्या मैनिपुलेशन हुआ है, क्या मैनिपुलेशन हुआ है उसके प्लेन ऑफ डिवीज़न में। प्लेन ऑफ डिवीज़न हम देखेंगे, जैसे ये है, तो अगर ये इस तरीके का कट लग के 2 सेल बना रहा है तो ऐसी सेल बनेगी। अगर कट ऐसा लग रहा है किसी सेल में, मान लीजिए इसमें मैंने यहाँ पे इस तरीके का कुछ कलर की फिलिंग कर दी है, और ये शुरू से बनाती हूँ भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, इसमें 2 तरीके के कंपोनेंट हैं, ये और रेड कलर का, ठीक। तो कट अगर ऐसे हो रहा है तो अब क्या हुआ, हाफ हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे ना हो करके ऐसे हो, तब क्या होगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, तब हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर प्लेन ऑफ डिवीज़न इस तरीके का है, मतलब प्लेन ऑफ डिवीज़न अगर ऐसा है, तो हमें एक साइड, जो एक साइड की जो सेल मिलेगी वो कुछ ऐसी, और दूसरे साइड की सेल में ये। क्लियर है? और अगर प्लेन ऑफ डिवीज़न
इसको मिटा दूँ, एक और बनाती हूँ। अगर प्लेन ऑफ डिवीजन इस तरीके का है तो हमें देखने को मिलेगा कि जो सेल है, जो सेकंड सेल है उसमें इस तरीके के जो दो सेल हैं उनमें दोनों में ये चीज़ें दोनों मॉर्फोजन मिलेंगी। तो मॉर्फोजन का जो ग्रेडियंट है, मॉर्फोजन हम इसको कह रहे हैं जो प्रोटीन वगैरह इसमें मिलती है, अभी हम मॉर्फोजन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो मॉर्फोजन है उनका ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, मतलब कुछ कंसेंट्रेशन इनको यहाँ पे मिलेगी, कुछ कंसेंट्रेशन यहाँ पे मिलेगी। ये कुछ और काम कर रहे होंगे इस साइड वाले जो भी हैं, ये कुछ और का फॉर्मेशन करेंगे, ये किसी और चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, तो मॉर्फोजन हमें चेंज मिलेगा यहाँ पे। तो इसीलिए इनके प्लेन में जितना भी हम डिवीज़न में चेंज करेंगे या मैनिपुलेशन करेंगे हमें अलग अलग फॉर्मेशन मिलेगा। यही सेम चीज़ हमें एनिमल में भी देखने को मिलती है। एनिमल में भी प्लेन ऑफ डिवीज़न का चेंज करने पे अलग अलग ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, और इसी को हम पूरा पढ़ते हैं अच्छे से। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पौधों में जो होता है कोई भी गैस्ट्रोलेशन नहीं होती है, मतलब सेल का मूवमेंट नहीं होता है, किसी भी तरीके का सेल मूवमेंट नहीं होता है प्लांट में, नो गैस्ट्रोलेशन। 3 टिश्यू होती है, डर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। 3 टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, जैसे एनिमल में डेवलपमेंट होता है, एनिमल में भी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे डर्म का फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पे भी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। 3 तरीके की टिश्यू यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं, डर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। जो डर्मल टिश्यू है, पहली वाली टिश्यू, वो आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है किसके, प्लांट एपिडर्मिस के। सेकेंड जो ग्राउंड टिश्यू है वो 3 टाइप में डिवाइड होती है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेरेन्काइमा। ठीक है, 3 तरीके से डिवाइड हो गई है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमस टिश्यू है वो फिलर टिश्यू है, वो जितना भी स्पॉन्जी एरिया है वहाँ पे मिल रही है, जैसे कि कॉर्टेक्स में, पेरीसाइकिल में और पिथ में ये पैरेन्काइमा मिलती है। कॉलेनकाइमा टिश्यू जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्टेम में मिलेगी। स्केलेरेन्काइमा लिग्निफाइड होती है, सेकेंडरी वॉल में मिलती है, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती है, स्टेम में मिलती है ये भी। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और फ्लोएम शुगर कंडक्टिंग टिश्यू है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्लांट में जो भी शुगर ट्रांसपोर्ट होती है वो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होती है। ओनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है, रिड्यूसिंग शुगर प्लांट में ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, ट्रांसपीरेशन ट्रांसलोकेशन के थ्रू। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में, मान लीजिए ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो जो यहाँ पे शुगर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट सिर्फ, ये पैरेन्काइमा टिश्यू है कोई भी, तो जो ट्रांसपोर्ट यहीं पे तो बनेगी, लीफ का फॉर्मेशन, लीफ जो है यहाँ पे होगी और कंडक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो स्टेम के पोर्शन में मान लिया ऐसे ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गई। तो जो ट्रांसपोर्ट होगा शुगर का वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब उसके एंड पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, उन शुगर को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एनिमल की लाइफ साइकिल। थैंक यू सो मच।